टॉपर आखिरकार ऐसा क्या करते हैं कि एग्जामिनर मजबूर हो जाता है उनको पूरे मार्क्स देने में। जो शायद एक टॉपर से भी ज्यादा पढ़ता होगा वो क्यों पीछे रह जाता है, उसकी क्यों हर एक क्वेश्चन में एग्जामिनर एक या आधा नंबर काट ही लेता है। नहीं 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 नहीं, एग्जाम में आपको मार्क्स मिलते हैं हाउ यू राइट के, यानी कि जिस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं नंबर उसके होते हैं बेटा जी। टॉपर आखिरकार ऐसा क्या करते हैं कि एग्जामिनर मजबूर हो जाता है उनको पूरे मार्क्स देने में। क्यों उनके डेरिवेशन में आधा नंबर भी नहीं कट पाता है, और एक एवरेज स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जो शायद एक टॉपर से भी ज्यादा पढ़ता होगा, वो क्यों पीछे रह जाता है, उसकी क्यों हर एक क्वेश्चन में एग्जामिनर एक या आधा नंबर काट ही लेता है। तो व्हाट आर दोज प्रो टिप्स जो आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, बिकॉज आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्क्स आपको उसके नहीं मिलते व्हाट यू राइट। नहीं 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 नहीं, एग्जाम में आपको मार्क्स मिलते हैं हाउ यू राइट के, यानी कि जिस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं नंबर उसके होते हैं बेटा जी। तो अगर आप भी प्रो बनना चाहते हैं, अगर आप भी मार्क्स फुल बटा फुल लाना चाहते हैं, अब ऐसा नहीं बोलूंगी कि कोई बच्चा जिसने सारा साल कुछ भी नहीं पढ़ा है बस वो सुंदर सुंदर लिखा आएगा, अब लिखेगा क्या, ये भी तो मैटर करेगा ना यार। तो यहां पर वो बच्चे जो कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, जिनके पूरे नंबर नहीं आ पाते हैं, अननेसेसरली नंबर कटते रहते हैं, प्री बोर्ड्स में आपने देखा होगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो गए हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं कुछ प्रो हैक्स जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, जैसे कि मैंने बोला कि एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि आप क्या लिख रहे हो, ऑफ कोर्स कुछ हद तक मैटर करता है, बट ज्यादा ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अब उस प्रेजेंटेशन में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको एक बच्चे का पेपर दिखाई दे रहा होगा, जरा हल्का सा कलर है ना इसमें आपको शो हो रहा होगा, बट मान के चलो कि यार यहां पर जो 3 चीजें मैंने इस एक पेज में हाईलाइट करी हैं। सबसे पहला, इस बच्चे ने एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद 2 लाइंस का गैप रखा है, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है ना यार, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 2 आंसर्स आपके एक दूसरे में मर्ज हो रहे होते हैं, तो वो बाइफरकेट नहीं कर पाता है, और वहां पे चांसेस रहते हैं कि शायद वो स्किप कर दे उस चीज को और उसको पता ही ना चले कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो वहां पे देयर आर चांसेस कि आपके जो मार्क्स हैं बेटा वो कम हो सकते हैं। दूसरा, आपका जो लास्ट रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, आप उसको हाईलाइट कीजिए। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व किया है, आपका कोई आंसर आ गया, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, कोई आंसर निकल के आ गया, तो आपको उसको डब्बे में बनाकर रख देना है। यार जरा सा एफर्ट लगता है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, बट बच्चे नहीं करते हैं ये चीजें, और एक टॉपर की कॉपी में और एक नॉर्मल एवरेज बच्चे की कॉपी में यही अंतर होता है। तो सबसे पहली चीज, बिल्कुल बेसिक चीज जो आप शायद बचपन से सीखते आते हैं, कि आपको दोनों साइड मार्जिन बनाना ही है। अब जब आपको पेपर मिलेगा, यानी कि आंसर बुकलेट मिलेगी साथ में, तो एक साइड तो मार्जिन ऑलरेडी होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर नहीं होता है तो बेटा जी दोनों साइड मार्जिन बना लीजिए। अगर एक साइड मार्जिन है ऑलरेडी तो दूसरी साइड भी आपको मार्जिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आप रफ वर्क कर रहे हैं आप उस मार्जिन के अंदर कीजिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, है ना। क्योंकि अगर आप मेन एरिया में जहां पे आप लिख रहे हैं वहीं पर आप कैलकुलेशंस वगैरह भी करते हैं, तो कभी कभी आपके कैलकुलेशंस में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है और आप कटिंग करते हैं, तो वहां सबसे बड़ा हिट होता है बेटा, वो एक सबसे बड़ा गलत इंपैक्ट होता है जब बच्चा उसको बहुत गंदी तरीके से कटिंग करता है। व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू स्कोर गुड, बिकॉज वो आप गलत नजरों में ही आते हैं एग्जामिनर के। वहां पर आप जो आंसर शीट है उसको बहुत ही अनटाइडी सा कर देते हैं, और चेक करने वाला भी ना यार बेटा है तो इंसान ही, है ना, और उसके भी मूड स्विंग्स तो होंगे ही, तो फिर मान के चलो यार वो सारे मूड स्विंग्स आपकी आंसर शीट पे ही निकालेगा। तो ऐसा पेपर को प्रेजेंट करो कि अगले वाले का भी मन खुश हो जाए पेपर चेक करने में, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ना एक चीज गलती करते हैं। लेट्स सपोज आपने सेक्शन ए से स्टार्ट किया, ठीक है, अब सेक्शन ए में थे एमसीक्यू, आपको 1-2 एमसीक्यू आए नहीं, आपने सोचा बाद में कर लूंगा इसको, तो मैं सेक्शन बी स्टार्ट कर देता हूं। अब सेक्शन ए के वो 2 एमसीक्यू जो आपने छोड़े, वो आप सेक्शन सी में जाके आगे सॉल्व कर रहे हो सेक्शन ए लिखकर, वो नहीं करना है। वहां से चीजें गड़बड़ाहट हो जाती हैं, क्योंकि वहां एग्जामिनर को आ जाता है गुस्सा
कि भाई तेरे को पहले नहीं पता था, उसके मन में ऐसा दिमाग में क्लिक भी हो सकता है कि यार इसने चीटिंग वीटिंग करी होगी, है ना, तो खुंदस निकालने की बेटा कोशिश कर सकता है वो तुम्हारी शीट पर। तो आप प्रेफर ये कीजिए कि जब आप सेक्शन ए हेडिंग लगा रहे हैं उसके अंदर 16 क्वेश्चन आते हैं, 12 आएंगे एमसीक्यू और 4 आएंगे सर्च एंड रीजन। मैं मान के चलिए आपने 12 एमसीक्यू लगा लिए, आपको 4 सर्च एंड रीजन नहीं आते, तो बेटा आप उन 4 एमसीक्यू की जगह छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए जगह, थोड़ी सी आपको 7-8 लाइंस लीव करनी है, लीव कर दीजिए कि अगर आपको बाई चांस वो अटेम्प्ट करना है तो आप उसी सेक्शन में जाके उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। इससे चांस बढ़ेगा बेटा कि आप एक प्रॉपर सीक्वेंस को जब फॉलो कर रहे होंगे, आप एक अच्छा इंप्रेशन डाल रहे होंगे एग्जामिनर पे। नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन नंबर करेक्टली मेंशन करना है। सिंपली ऐसे लिख देने से, ऐसे लिख देने से बेटा उसको पता नहीं चलेगा कि तुम कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर मेंशन है, चाहे 5 है, चाहे 6 है, चाहे 7 है, चाहे 8 है, चाहे 9 है, आपको उसी को एग्जैक्टली वहां पर मेंशन करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जहां पर डायग्राम की जरूरत है, अब फिजिक्स में मैं ये रिकमेंड करूंगी आपको, बायो में तो आपको देखो भर के डायग्राम्स आते ही हैं, फिजिक्स में मैं ये रिकमेंड करूंगी जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं न्यूमेरिकल देखकर ना सॉल्व नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। नहीं आएगा बेटा जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे। जस्ट ब्रेक दैट न्यूमेरिकल इनटू स्मॉल स्टेटमेंट्स। आप छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में पॉजेस लेते हुए उस स्टेटमेंट को, उस क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार रीड कीजिए। वंस यू हैव गॉन थ्रू दैट, ठीक है, आप एक बार पूरा गॉन थ्रू हो गए, उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको करना पड़ेगा क्या बेटा जी, आपको उसके साथ एसोसिएटेड अगर कोई डायग्राम है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने अगर डायग्राम को ड्रॉ कर लिया ना, मेरे से लिख कर ले लो बेटा, कोई ग्राफ है, कोई डायग्राम है, अगर आपने उसको ड्रॉ कर लिया, आपको आधे से ज्यादा कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाएगा। अरे अच्छा ये ना ऐसे ये चीज पूछ रहा है इसमें। स्पेशली अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की बात करूं तो उसमें जहां पर सेल्स रेजिस्टर्स के बारे में मेंशन किया होगा उसको ड्रॉ करके देखना होगा आपको, तभी आप उस सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर स्पेसिंग, पॉइंटर की फॉर्म में प्रेजेंट करना किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को। कोई लंबा क्वेश्चन आ गया, एसी जनरेटर का क्वेश्चन आ गया, डायग्राम प्यारा सा ड्रॉ करो, प्रिंसिपल हेडिंग डालो, उसकी प्रिंसिपल मेंशन करो, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं उनको पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखो, वर्किंग को भी बेटा पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखो। अगर आप पॉइंटर्स की फॉर्म में नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग इट करेक्टली, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अचीव फुल स्कोर, बिकॉज पेपर में लिखता हर कोई है। अगेन आई एम सेइंग दैट ये खेल बेटा इस चीज का नहीं है कि आप क्या लिख रहे हो, ये खेल इस चीज का है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। वहां पे जो मार्क्स का डिफरेंस आता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है यार, इतना सब कुछ सारा कुछ पेपर आता है, 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, तो वो एग्जामिनर के दिमाग में ना सेट हो जाता है कि अगर इस बच्चे ने स्टार्टिंग के 3 पेज को मस्त एकदम सुंदर तरीके से उन क्वेश्चंस के साथ अटेम्प्ट किया है जो क्वेश्चंस पक्के अच्छे से आते हैं विदाउट एनी कटिंग, तो बेटा एग्जामिनर के दिमाग में एक लेवल सेट हो जाता है तुम्हें लेकर कि यार ये बच्चा इंटेलिजेंट है। एंड कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के दिमाग में भी ये चीज सेट हो जाएगी बेटा। अगर आप स्टार्टिंग से पहले 3 पेज पे उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए थॉरली, क्वेश्चन पेपर को पढ़कर जो आपको अच्छे से आते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम अगर 3 पेज जितना आता ही नहीं, अरे तू 1 पेज का तो अटेम्प्ट कर, कम से कम स्टार्टिंग तो ऐसी कर धमाकेदार जिसमें एग्जामिनर के दिमाग में ये सेट ना हो जाए कि ये नालायक बच्चा है, इसका पेपर में बाद में चेक करूंगा। ये नहीं सेट होना चाहिए एग्जामिनर के दिमाग में, ये आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। प्रॉपर बेटा एक चीज मान के चलो, वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हर क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में अपना योगदान अपन ने देना है। यानी कि हर क्वेश्चन में हमें आता है या नहीं आता है, हमें उसको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने से कुछ भी नहीं जाएगा। स्टेप मार्किंग होती है। मैं बार बार तुम्हें एक चीज बोल रही हूं, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, उसको अटेम्प्ट कीजिए, एक लाइन लिख दीजिए, एक फॉर्मूला लिख दीजिए, उसके साथ एसोसिएटेड कुछ भी याद आ रहा है उसको नोट डाउन कीजिए। कंक्लूजन देना मस्ट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। लेट सपोज आपने कोई डेरिवेशन किया जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल निकाल रहे हैं एट सम आउटसाइड पॉइंट पी। आपने मस्त डायग्राम ड्रॉ किया, मैं लास्ट पार्ट का बता रही हूं आपको, ये आपका रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट के बाद बेटा कंक्लूजन पॉइंट्स देने, देखो मैम ने कितने बढ़िया तरीके से कंक्लूजन पॉइंट्स लिखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एज द डिस्टेंस आर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। अब ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को ये चीज पता नहीं, बट एग्जामिनर ऐसा सपोज करता है पेपर चेक करने टाइम दैट मैं तो बिल्कुल एकदम डम हूं, बच्चे ने जो पेपर में लिखा होगा मैं उस चीज के नंबर दूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। अब वो बड़ा खुश हो जाता है बेटा जब वो देखता है कि यार तुमने प्रॉपर कंक्लूजन पॉइंट्स दिए हैं,
तुम्हें ग्राफ आता है, तुमने ग्राफ में y एक्सिस x एक्सिस में ढंग से प्लॉट की हैं चीजें, फिर तुमने एक स्टेटमेंट दी है क्लोजिंग वाली, जिसमें तुमने एक एक्स्ट्रा फैक्टर बताया एग्जामिनर को कि यार मेरे को ना इतनी नॉलेज तो है, ये ले मेरे को ये पॉइंट भी आता है, ये पॉइंट भी आता है। वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर वाला पॉइंट अगर तुम मेंशन कर दोगे ना, जैसे कि मैंने यहां पर एक पॉइंट मेंशन किया दैट फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, अब ऐसा नहीं पूछा गया था, अगर वक्त है उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो, देन लॉन्ग क्वेश्चंस में ये जरूर से करके आना। That for a point charge electric field is radially outward, positive point charge electric field is always radially outward, and for a negative charge electric field is radially inward. तो उसको लगेगा अरे वाह यार इस बच्चे ने इतना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, मैं इसके आधा नंबर भी नहीं काटूंगा। तो बेटा वो दिमाग से खेलना पड़ेगा तुम्हें, एग्जामिनर के दिमाग को हैक करना आना चाहिए। अगर तुम्हें एग्जामिनर के दिमाग को हैक करना आता है ना तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो कीप फॉलोइंग एनसीईआरटी मास्टर्स। हम तीनों सब्जेक्ट बेटा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, वी आर गोना मेक श्योर दैट कि आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में एक जबरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी फोड़ने वाले हैं एंड अपनी नीट एग्जाम में भी फोड़ने वाले हैं। तो हम एनसीईआरटी मास्टर्स आपके साथ खड़े हैं, आपकी पहली सीढ़ी पार करवाने के लिए, आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स पार करवाने के लिए। उसके बाद हम आपकी नीट की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। सो बेटा ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, कीप फॉलोइंग। 17 से लेकर 21 तक का टाइम फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। स्टे ट्यून्ड।